Then we have sampling with probability proportional to size. Sampling with probability of being selected proportional to size. कि एक क्लस्टर के अंदर से, एक स्टेटा के अंदर से कितने लोग सिलेक्ट होंगे, इट डिपेंड्स प्रोपोर्शनल टू साइज. जिसका ज्यादा बड़ा साइज है वहां से ज्यादा लोगों के सिलेक्शन का चांस है. हाँ, अब जब हम ये वाली कर रहे हैं सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, इट इज अ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. फ्रॉम हियर ऑन हम जिस सैम्पलिंग की भी बात कर रहे हैं ये सारी मल्टी स्टेज है, क्योंकि इसमें मैंने अभी क्या बोला कि आपने स्ट्रेटा बना लिया, क्लस्टर बना लिया, उस क्लस्टर में से स्ट्रेटा में से कितने लेने हैं. स्ट्रेटिफाइड में हमने देखा था एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है कि उनका कितना साइज है, उस हिसाब से हमने सिलेक्ट कर लिया. एक ये हो सकता है कि उनके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया. इसी के अंदर एक और एडिशनल मेथड हो सकता है सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज. किसी के सिलेक्ट होने का चांस क्या है, प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, कि उस ग्रुप का, उस क्लस्टर का कितना बड़ा साइज है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और उस टेबल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे. तो आई पुट अप दैट टेबल ओवर हियर और फिर उसको अपन डिस्कस करते हैं. सो हियर इज आवर एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से हम ये देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग समवन. जैसे कि हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन में क्या था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन में सबकी बराबर प्रोबेबिलिटी थी. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन के अंदर डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है. जैसे कि जजमेंटल में साइंटिस्ट की ज़्यादा हो जाएगी, कन्वीनियंस में मेरे आसपास लोगों की ज़्यादा हो जाएगी, तो अलग अलग हो सकती है. तो नॉन प्रोबेबिलिटी में इट इज़ डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन मैं कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन में सबका बराबर प्रोबेबिलिटी है. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, कि कितना बड़ा साइज है, वहाँ कितने लोग हैं रिस्पॉन्ड करने वाले. फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो हमने केस लिया वो क्या है, लेट अस से वी हैव कॉलोनीज, कॉलोनी ए बी सी डी ई एफ, 6 कॉलोनीज हैं. हमने जो एक सिटी आइडेंटिफाई किया, हमने जो एक विलेज आइडेंटिफाई किया, एक एरिया आइडेंटिफाई किया, उसमें 6 कॉलोनीज हैं. अब उन 6 कॉलोनीज के अंदर अगर हम नंबर ऑफ हाउसेज देखें तो कितने कितने हैं, अलग अलग कॉलोनीज में अलग अलग नंबर ऑफ हाउसेज हैं, 20, 80, 40. तो ये हो गया आपका 100, 140, 155, 160, 190, 200 हाउसेज हैं. अब हमने डिसाइड किया है कि इन 200 के अंदर से लेट अस से हम 20 हाउसेज से बात करके आएंगे. 20 हाउसेज से बात करने का मतलब क्या हो गया कि करीब करीब हम 10% लोगों से बात करने वाले हैं. तो टोटल हाउसेज कितने हैं और हम सैंपल कितने का लाना चाह रहे हैं, हमारा जो आइडिया है वो कितना है, 20. अब वो 20 का सैंपल कहां से आए, अगर हम यहां पर 1 मिनट के लिए देखते हैं, अगर हम यहां पे क्लस्टर सैंपलिंग कर रहे होते, एरिया सैंपलिंग कर रहे होते और हमने इस कंप्लीट सिटी को अलग अलग में बांट दिया होता, तो 6 क्लस्टर्स बन जाते. 20 जनों का डेटा चाहिए, हो सकता है इसके अंदर मैं जाऊं और कंप्लीट 20 से पूछ के आ जाऊं. ईजी है, फास्ट है, पैसा बच रहा है, टाइम बच रहा है, बट एक प्रॉब्लम हो गई. क्या प्रॉब्लम हो गई, सारा का सारा डेटा एक ही जगह से आ गया. इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज. अब मेरे को 20 जने चाहिए, 20 जने चाहिए, इसका मतलब 10% चाहिए. इसका मतलब अगर मैं एवरी 10th लेता जाता हूं तो मेरे 20 सैंपल रिस्पोंडेंट्स हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, 10th से लिया डेटा, फिर 20th, 30th, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. कितने हो गए, 3, 6, 9, 10. इसी तरह से आप 110, 120, 130 करते जाइए. 200 होते होते आपके पास क्या हो जाएगा, 20 का सैंपल तैयार हो जाएगा. करेक्ट. सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हमने यही देखा था कि एवरी 10th. हाँ, आप 10 से नहीं शुरू करना चाहते, आप 3 से शुरू कर लीजिए, तब एवरी 10th ले लीजिए. एवरी 10th क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को 10% चाहिए, 20 में से 200 में से 20 चाहिए, तो एवरी 10th लेंगे तो हमारा डेटा हो जाएगा. तो 3 ले लिया, तो एवरी 10th अब क्या हो जाएगा, 13, 23, 33, 43, 53 एंड सो ऑन. तो यहां सिस्टमेटिक भी यूज हो रही है, लेकिन इस सिस्टमेटिक के साथ एक चीज और होएगी कि जो सैंपल साइज आएगा हमारा, कहीं से भी किसी के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जितना बड़ा उसका क्लस्टर है, जितना बड़ा उसका ग्रुप है, उतना बड़ा ही उसमें से सैंपल निकल के आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमने 5th घर से शुरू किया,
इनका क्यूमुलेटिव अगर मैं लगाऊं तो कितना आ रहा है, 20, 100, 140 और 155 और फिर आ जाएगा आपके पास 190 और 200। और मेरा ये आइडिया है कि आई विल स्टार्ट विद फिफ्थ। किसी तरह से हमने एक लिस्ट बनाई है, तो मैं फिफ्थ घर के अंदर जाऊंगा, फिफ्थ शॉप के अंदर जाऊंगा, जो भी हमारा है, क्या है, नंबर ऑफ हाउसेज, तो हम फिफ्थ हाउस के अंदर जाएंगे और फिर वहां से एवरी 10th लेते जाएंगे। तो अब हमारे को क्या करना है, इस तरह से आएंगे, फिफ्थ, 15th, 25, 35, 45, 55, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 20। ये 20 का सैंपल पिक होगा और इस तरह से ये यहां से पिक किया जाएगा। दीज कुड बी कॉलोनीज, दीज कुड बी स्ट्रीट्स, दीज कुड बी सिटीज, जैसा भी है। लेकिन अब किसी के भी सिलेक्ट होने का चांस किस हिसाब से है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। लेट अस सी हो रहा है या नहीं। सैंपल्ड एलिमेंट, फिफ्थ घर को चेक करना है। फिफ्थ घर कहां आता है, यहां आ जाएगा, क्योंकि इनका काउंट कहां तक जा रहा है, रोल नंबर 20 तक जा रहा है। तो फिफ्थ जो आ रहा है वो यहां से आ रहा है, 15th जो आ रहा है वो भी यहां से आ रहा है। फिर कौन कौन है, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये सब के सब घर कहां आ रहे हैं, इसी ग्रुप में आ रहे हैं, क्योंकि 20 तक के तो घर चले गए। अब जो नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 कहां से आ रहे हैं, एक ही जगह से आ रहे हैं। कौन कौन है ये, 25, 35, 45, 55, 65, 75, दीज आर द सैंपल्ड एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स यहां से निकल के आ गए। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं आपके, 105। अब 140 तक जो भी हैं वो इसमें आएंगे, तो 95 तक का तो इसमें चला गया क्योंकि 100 तक चला गया। 105, 15, 25, 35, 105, 115, 125, 135। अब 140 से ऊपर निकल गए तो ये हट गया। 145, 155 कहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, 145, 155। दो एलिमेंट्स कौन सी कॉलोनी से आए, डी कॉलोनी से। फिर 155 तक का तो चला गया, 190 तक जो भी हैं वो ई में चले जाएंगे। ये 3 जने हैं। कौन कौन है सैंपल्ड आइटम्स, हाउस नंबर 165, हाउस नंबर 175, हाउस नंबर 185, और लास्ट 195 जो है वो 190 से ऊपर है, इसलिए इधर आएगा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज। किसी भी जगह से किसी के सिलेक्ट होने का चांस क्या है, उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे क्या था हमारे पास, 80 टोटल थे, 80 आउट ऑफ 200, 80 आउट ऑफ 200, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। इसका मतलब 0.4 और 40%, 40% ऑफ द सैंपल विल बी कमिंग फ्रॉम बी। यहां से किसी के भी सिलेक्ट होने का चांस ज्यादा है क्योंकि यहां से मैं ज्यादा लोगों को लेने वाला हूं। तो 40% मेरे कहां से आने वाले हैं, इस ग्रुप से आने वाले हैं। 40% आए या नहीं, 20 में से देख लीजिए, 8 यहां से आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आउट ऑफ 20 इज 40%। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज। हाँ, जब हम देखते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फॉर्मूला अगर हम देखें, वैल्यूज अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम आ रही है। ये इसका जो साइज था उस हिसाब से हम स्ट्रेटा बनाते, तो उस हिसाब से हमने उतने ही घर यहां से सैंपल किए। तो फॉर्मूला वाइज, नंबर वाइज देखें तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, बट ये सिर्फ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में लगेगा, जबकि ये वाला जो मेथड है ये किसी भी तरह की सैंपलिंग में हम लगा सकते हैं। भाई अगर हमने स्ट्रेटा में बांटा ही नहीं है, स्ट्रेटा में बांटने का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग इनटू होमोजीनियस यूनिट्स। हमारी तो कॉलोनीज अलग पड़ी हुई हैं, होमोजीनियस यूनिट में कहाँ है, कॉलोनी ए के अंदर हर तरह के लोग रहते होंगे, बिजनेसमैन रहते होंगे, सैलरीड रहते होंगे, शॉप ओनर्स रहते होंगे, स्टूडेंट्स रहते होंगे। सेम इज विद कॉलोनी बी। तो हमने होमोजीनियस स्ट्रेटा में नहीं बांटा है। जब हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करते हैं तो लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, तो वो ऑन लिस्ट होते हैं, ऑन रोल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा ग्रुप एक होमोजीनियस हो गया। उसमें हम ये कह देते हैं कि जो भी ए कम्युनिटी के लोग हैं वो एक ग्रुप बन गए, ए यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो यस, नंबर वाइज ये सेम लग रहे हैं, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग।
स्ट्रेटिफाइड में होमोजीनियस होता है, एक स्ट्रेटा होमोजीनियस होता है, ये होमोजीनियस नहीं है। इस कॉलोनी में हर तरह के लोग हैं, इस कॉलोनी में हर तरह के लोग हैं। तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज कि सर फॉर्मूला दोनों में सेम है, वैल्यूज दोनों में सेम आती, अगर हम स्ट्रेटिफाइड वाला फॉर्मूला यूज करते तब भी इसमें से 8 ही सिलेक्ट होते। कंसेप्चुअली दे आर डिफरेंट। कंसेप्चुअली हमने यहां बिना स्ट्रेटा में डिवाइड किए डेटा पिक किया है। सो दिस वाज सैम्पलिंग विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इस न्यूमेरिकल को भी मैं यहां रहने दूंगा। एंड लास्ट this was probability proportional to size। ये हमारे मेथड्स हुए। एंड नाउ लेट अस टॉक ऑफ सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या होती है? इन सब के अंदर मेरे को शुरू करने से पहले पता था कि मेरा सैंपल साइज कितना रहने वाला है। मेरे को पता था कि इंडिया के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, अगर मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि 10% का सैंपल साइज लिया जाए तो आई वॉज नोइंग कि मेरे को 13 करोड़ का सैंपल साइज चाहिएगा। फिर बहुत बड़ा लग रहा था, मैंने कहा 1% का लेंगे तो दैट इज 1.3 करोड़। मेरे को शुरू में पता था कि आई विश टू सैंपल 20 हाउसेज आउट ऑफ दीज 200। सीक्वेंशियल सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग है जो अगेन मल्टी स्टेज है, एक साथ खत्म नहीं होती है, अलग अलग स्टेजेस में चलेगी, बट कहीं ना कहीं इन सब से थोड़ी सी अलग है। सीक्वेंशियल सैंपलिंग अगर हम देखें तो हम इसका जो दूसरा नाम सुनते हैं वो होता है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। जनरली क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स जो होती हैं प्रोडक्शन के अंदर, उसके अंदर एक्सेप्टेंस सैंपलिंग यूज की जाती है। तो सीक्वेंशियल सैंपलिंग, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग बिलोंग्स टू सीक्वेंशियल सैंपलिंग। सीक्वेंशियल सैंपलिंग का क्या मतलब हुआ? सीक्वेंस में चलती जाएगी। अभी सैंपल नहीं कर दूंगा मैं सबको, सैंपल करूंगा और फिर अगर जरूरत पड़ी तो उस सीक्वेंस में मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और किसी दूसरे रूल से सैंपल करूंगा, फिर आगे बढ़ा तो अपने पैरामीटर्स को चेंज करके फिर से सैंपल करूंगा। तो सीक्वेंसेस के अंदर सैंपलिंग होती है। एंड आई एम नॉट श्योर, शुरू में मेरे को नहीं पता होता है कि सेकंड सीक्वेंस में कितनी सैंपलिंग होगी। और इसकी एक जो एप्लीकेशन हम देखते हैं वो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग इन प्रोडक्शन या क्वालिटी कंट्रोल में देखते हैं। क्या है एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, क्या है सीक्वेंशियल सैंपलिंग? कि इसके अंदर लेट अस से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक लॉट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। 100 मैच बॉक्स का एक लॉट आता है मेरे पास, 100 मैच स्टिक्स का, 100 मैच स्टिक्स का मेरे पास एक लॉट आता है। मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर 3% मैच स्टिक्स गलत हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो जब एक 100 मैच स्टिक्स का लॉट आया है, उसके अंदर 3% का मैं मान रहा हूं कि खराब हो सकती है। 3% का मतलब हुआ 100 में से 3 खराब हो सकती है। इसका मतलब 1000 में से 30 खराब हो सकती है। फैक्ट्री में तो मैच स्टिक्स बने जा रही हैं। उसमें से एक 100 का लॉट उठा लिया मैंने, 100 के लॉट्स में वो कट रही हैं, तो मैंने एक लॉट पूरा उठा लिया। मैंने कहा लाओ चेक करते हैं, और उसमें 4 एरर आ गए। अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेरी केयरफुली। मेरा एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, मेरा एक्सेप्टेंस क्या है? 3%। लॉट साइज क्या है? 100 का लॉट साइज आया, और इसके अंदर मेरे पास 3 की जगह 4 मैच स्टिक्स फेल। जो 100 का लॉट आया, मैंने आपको बताया कि दिन भर में हजारों मैच स्टिक्स बनती हैं, हजारों छोड़िए, दिन भर में 1000 मैच स्टिक्स बनती है। मेरा जो सप्लायर है, और सॉरी जो जिसको मैं सप्लाई करता हूं, उसको मैं 1000 मैच स्टिक्स डेली की देता हूं। अब 100 मैच स्टिक्स एक साथ कटती हैं, बनती है, तैयार होती है। जो एक लॉट आया 100 का, उसमें मैं जब उसको सप्लाई करता हूं तो हमारी ये बात हुई है कि भाई 3% के करीब मैच स्टिक्स खराब आ जाएंगी। उसने भी एग्री कर लिया, जो मेरा बायर है उसने एग्री कर लिया है। ही हैज एग्रीड टू इट कि ठीक है 3% मैच स्टिक्स खराब आए, नो इश्यूज।
मैं जब क्वालिटी के लिए टेस्ट करता हूं तो क्या करता हूं, जब एक लॉट आया 100 का, मैंने कहा चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं कि भाई आज प्रोडक्शन सही चल रहा है या नहीं, मौसम सही है या नहीं, जो आगे हमने उसके बारूद लगाया हुआ है वो सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो मैंने उन 100 में से रैंडमली कुछ उठाई और उनको टेस्ट किया और गलती से 4 ऐसी निकल गई जो खराब निकल गई। अब क्या किया जाए, इस लॉट को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए? रिमेंबर, दिन भर में जो मैं 1000 उसको सप्लाई करने वाला हूं उसके अंदर 30 खराब मैच स्टिक्स अलाउड हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी 4 आ जाएं, अगले लॉट में 0 मैच स्टिक्स खराब आए, अगले में 5 आ जाएं, अगले में 1 ही आए, अगले में 2 ही आए। तो यहां पे मैंने कितने लॉट्स ले लिए? 5 लॉट्स ले लिए। हर एक के अंदर अगर 3 ईच अलाउड हैं, परमिसिबल लेवल है, तो टोटल कितनी होनी चाहिए थी? 15 खराब अलाउड थी। यहां कितनी आई है? 5 और 4 9, 10 2 12, 12 ही आई है। ओवर 5 सच लॉट्स 15 वॉज अ परमिसिबल लिमिट। लेकिन अगर मैं बहुत एडमेंट रहता हूं कि नहीं 3 खराब आ गई, इसका मतलब ये लॉट रिजेक्ट करो, हम क्या करेंगे? इन 5 में से 2 लॉट्स को रिजेक्ट कर देंगे, ये खराब है। जबकि अगर मैं एक लार्जर पिक्चर देखूं, दिन भर का डेटा देखूं, तो दिन भर में तो मैंने उसको इनफैक्ट कम दिए खराब, 15 की जगह 12 ही खराब दिए हैं। तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं? सीक्वेंशियल सैंपलिंग करते हैं कि एक्सेप्टेंस जो होगा वो एक लेवल पर होगा, और वो अचानक से ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल में वो टेस्ट होकर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आ जाएगा। व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा डेटा को चेंज करता हूं। किस तरह से चेंज करता हूं? कि फर्स्ट लेवल 3%, सेकेंड लेवल 2%, थर्ड लेवल 1%, फोर्थ लेवल 0%। मैंने अलग अलग लेवल स्टार्ट कर दी। क्या मतलब हुआ इन लेवल्स का? मैं चेक करता हूं, 100 का एक लॉट उठाया, अगर उसमें एक मैच स्टिक खराब आई है 1% है, एक्सेप्टेड। 2 मैच स्टिक खराब आई है, एक्सेप्टेड। 3 मैच स्टिक खराब आई है, एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेवल का एक्सेप्टेंस लेवल क्या है? 100 का लॉट उठाया, अगर उसमें 3 खराब आ रही है, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर 3 से ज्यादा खराब आ जाती है, लेटस से 4 खराब आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लॉट का जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो चेंज कर देंगे। नेक्स्ट लॉट का एक्सेप्टेंस लेवल कितना रह जाएगा? 2% रह जाएगा। और मैंने यहां पर एक लिमिट दे दी है कि 3% तक का तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, 4 से 5% अगर फेलियर्स आए तो मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा। 6 मैच स्टिक्स अगर खराब आ गई, आई एम रिजेक्टिंग दिस लॉट। नाउ अंडरस्टैंड, 100 में से 0 1 2 3 अगर खराब निकलती हैं तो आई एम एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि वो 3% की परमिसिबल लिमिट्स में है। 4 या 5 खराब निकलती है तो मेरे को ये भी ध्यान है कि दिन भर में तो 30 अलाउड है, तो मैं उसको लॉट को एक सेकंड चांस दे रहा हूं, सेकंड लेवल पर जाकर सैंपल कर रहा हूं। लेकिन ये चांस कब तक है? जब तक फर्स्ट लेवल में 4 या 5% की गड़बड़ आए। लेकिन यस, नेक्स्ट लॉट में मैंने अपना जो स्टैंडर्ड है वो स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब 3% परमिसिबल नहीं है, अब 2% ही परमिसिबल है। मतलब पिछले लॉट में अगर 4 खराब मैच स्टिक्स आ गई हैं तो इस लॉट में कितनी आनी चाहिए? 2 ही आनी चाहिए। परमिसिबल लेवल इज डाउन टू 2%। अब हो सकता है कि 3 खराब आ जाए। तो हुआ क्या? पिछले लॉट में 4 खराब आई, इस लॉट में 3 खराब आई। 200 में से 6 परमिसिबल हैं, 3%। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है अपने बायर से वो 3% का है। तो व्हाट इज हैपनिंग? 4 यहां आ गई, 3 यहां आ गई, तो 7 खराब हो गई। अगेन दिन भर में तो 30 अलाउड है, और 2 लॉट में 7 का मतलब 1 ही तो एक्स्ट्रा आई है। तो व्हाट आई डू इज, मैं एक और स्टेज डाल सकता हूं। वहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि अब अगर 4 या 5% यहां पे खराब आई थी तो मैं सेकंड लेवल पे आया। इस लेवल में अगर 3% खराब आ जाती है, 2% तक तो एक्सेप्टेंस है, लेकिन अगर 3% खराब आ जाती है तो मैं एक और लेवल पर उनको खेलने दे रहा हूं कि ठीक है एक लेवल और चेक कर लेते हैं उसमें, लेकिन 1 ही % आनी चाहिए। तो आई कीप ऑन मॉडिफाइंग माई एक्सेप्टेंस लेवल।
ये हो गई सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। कितने सैंपल किए जाएंगे? पहली बार में जितनी भी यूनिट सैंपल की होंगी आपने, 3% का मेरा एक्सेप्टेंस लेवल था। अब जब नेक्स्ट लेवल पर गया, शुरू में मेरे को नहीं पता था कि मेरा सैंपल साइज 100 का होगा या 200 का होगा। थर्ड लेवल तक जा रहा हूं, इसका मतलब मैंने 300 मैच स्टिक्स को सैंपल कर डाला है। दैट इज वाई वी कॉल इट सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। दैट इज वाई वी से कि मेरे को शुरू में नहीं पता है कितना सैंपल साइज होने वाला है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन एक्सेप्टेंस लेवल, डिपेंडिंग ऑन एरर्स दैट आई एम कमिंग अक्रॉस, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सेज। कैसा रिस्पॉन्स आया? 3 से कम आया, 3 या 3 से कम, एक्सेप्ट, खत्म हुई बात, अब कोई टेस्टिंग नहीं है दिन भर में। लेकिन अगर 4 या 5 आ गई, सेकेंड लेवल की टेस्टिंग होगी। लेकिन इस बार 2 ही अलाउड है। 0, 1, 2 एरर्स आए, दिन भर का लॉट एक्सेप्टेड। लेकिन अगर गलती से 3 एरर्स आ गए तो मैं एक चांस और दे रहा हूं। हाँ, अगर इस टाइम 4 एरर्स आ गए, लॉट रिजेक्टेड। इस टाइम अगर 6 एरर्स आ गए, लॉट रिजेक्टेड। तो ये हमने लिमिट सेट कर दिया। 3 तक एक्सेप्टेड, 4, 5 पे सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल के रूल्स चेंज हो गए हैं। 2% तक एक्सेप्टेड, 3% पे नेक्स्ट लेवल, 4% पे रिजेक्टेड। लास्ट टाइम 4% पे आई गेव यू अ सेकेंड चांस, बट दिस टाइम 3% पे हम सेकेंड चांस देंगे। एक्सेप्टेंस तो कहाँ है? 2% तक। आई एम गिविंग यू अ सेकेंड चांस। इनफैक्ट यहां टोटल देखें तो थर्ड चांस हो गया। थर्ड चांस दे रहा हूं अगर 3% गलतियां आई इस लेवल, 4% आई, लॉट रिजेक्टेड। उसी तरह से अब हम यहाँ 1% पर आ गए और अब मैं यहाँ कह देता हूं कि अगर 2% तक एरर्स आए तो मैं आपको 4th लेवल ले जाऊंगा, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट। कि अगर अब आपने 3 एरर्स निकाल दिए तो योर लॉट इज रिजेक्टेड। और 4th लेवल में एक भी मैच स्टिक गलत नहीं आनी चाहिए। एक भी मैच स्टिक गलत आ गई, लॉट इज रिजेक्टेड। हाँ, अब अलग अलग बिजनेसेस इसको अलग अलग तरह से कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि 3 के बाद यहाँ पे तो 4-5% पे, कि भाई 4 या 5% आ रही है तो इधर लाएंगे। कोई बिजनेस बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है, रिजिड हो सकता है, वो कहेगा कि नहीं, मैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पे तभी ले जाऊंगा जब 4% है। 5% पे तो आई एम रिजेक्टिंग इट। भाई अगर बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है मेरा बायर, मैं खुद बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हूं एज अ सप्लायर, तो मैं 5% तक की भी गलती अलाउ नहीं कर रहा हूं। 3% बस एक छोटा सा आपको स्कोप दिया है, 4% है तो एक कर लो। और उसमें भी मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, बहुत स्ट्रिक्ट बन सकता हूं कि अब मैं 2% भी अलाउ नहीं करूंगा, 1%, एंड देयर इज नो थर्ड लेवल, देयर इज नो 4th लेवल। अब मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए हैं। 5% इज गेटिंग रिजेक्टेड। यहां पे भी पिछली बार 2% तक एक्सेप्ट करा था, इस बार 1% इज एक्सेप्टेड। एनीथिंग अबव इट, पिछली बार 2%, इससे आगे मैं जा रहा था, खत्म। तो दिस इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, दिस इज सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। हमारे को शुरू में नहीं पता होता है कि हम कितना बड़ा सैंपल लेंगे, 100 का लेंगे, 200 का लेंगे, 400 का लेंगे। प्रीवियस एग्जाम्पल में आई वेंट इट डाउन टू 400, और उसमें अगर एरर्स कम होते तो हो सकता है मैं 100 पे ही रुक जाता। दिस टाइम आई एम प्रिपेयर टू गो फॉर 200। एरर्स कम हुए तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, एरर्स ज़्यादा हुए तो मैं 200 के बाद उसको रिजेक्ट कर दूंगा। दिस इज सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। जनरली ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में देखते हैं हम कि एक सीक्वेंस में हम चलते जाते हैं। वी आर नॉट श्योर कितने पे रुकेंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा, नेचर ऑफ डेटा, हम डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ना है या नहीं। सो दीज वर सर्टेन सैम्पलिंग डिजाइंस। अब हमने देखा कितनी वेरिड सैम्पलिंग डिजाइंस हैं। ये दो सेम दिख रही हैं तो भी ये दोनों अलग हैं। इसके अंदर पॉपुलेशन विद इन अ स्ट्रेटा वाज होमोजीनियस, एक जैसे लोग थे। इसमें पॉपुलेशन विद इन अ ग्रुप इज डिफरेंट। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग काइंड ऑफ सिमिलर लगती है कि दोनों में हमने ग्रुप्स में बांटा है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम ग्रुप्स को होमोजीनियस बना देते हैं कि ग्रुप ए के अंदर सब ए ही टाइप के होंगे, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर हम चाहते हैं कि जो एक क्लस्टर बने उसमें लोग अलग अलग तरह के हों, जिससे मैं जब उनको सबको सैंपल कर लूं तो मेरे को सबका रिस्पॉन्स मिल जाए। क्लस्टर में यही तो हो रहा था कि एक छोटा टुकड़ा बनाया, कॉलोनी बनाई, कॉलोनी की एक स्ट्रीट ढूंढी, उस स्ट्रीट पे सबको इंटरव्यू कर डालेंगे। अब अगर वो सब सेम है तो क्या लॉजिक निकला? इसका मतलब आई वांट कि विद इन अ क्लस्टर हेट्रोजेनिटी हो, जबकि स्ट्रेटिफाइड में विद इन अ स्ट्रेटा होमोजेनिटी होती है। विद इन अ स्ट्रेटा सब जने एक जैसे होते हैं, जबकि यहां पर विद इन अ क्लस्टर सब जने अलग होने चाहिए, तभी मैं उस क्लस्टर को सैंपल करूंगा, तभी मेरी क्लस्टर सैंपलिंग सही रिजल्ट्स दे पाएगी। दिस इज डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड। दिखने में दोनों एक जैसे थे कि ग्रुप्स में बांट दिया, बट स्ट्रेटिफाइड के अंदर ग्रुप्स बनने के बाद वो सब एक जैसे होते हैं। यूथ है तो सब यूथ की चॉइस एक ही है, एक ही टाइप के गाने हैं। ओल्ड एज है तो उन सब की चॉइस एक ही टाइप के गाने हैं। स्ट्रेटिफाइड में हम इस अजम्पशन पे आगे चल रहे होते हैं
कि मेरे स्टेटा में सब जने एक जैसे, जबकि क्लस्टर में हम चाहते हैं कि हमारे क्लस्टर के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, हमारे एरिया के अंदर सब अलग अलग तरह के लोग हों, जिससे मेरे पास सारा रिस्पॉन्स एक ही जगह से आ जाए. So we have these many kinds of sampling designs. So this was a discussion on sampling designs. Next time when we meet, we'll advance on with our topics on research methodology and statistics. So this is it for our today's discussion. Thanks for watching. Bye bye. Take care.